हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 3 मार्च का डीडी न्यूज। कांग्रेस की राज्यसभा एमपी सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या पर इंडियन गवर्नमेंट की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की चुप्पी हैरान करने वाली है। ये न्यूट्रल नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना है। आज साल का पहला टोटल लूनर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है। अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम दोपहर 3:20 से शाम के 6:47 तक ये एक्लिप्स रहा। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर वायरल हॉट टब वाले फोटो पर बोले बिल क्लिंटन। कहा ब्रुनेई ट्रिप की फोटो है और टब में कोई माइनर्स नहीं थे। कहा फोटोज ली जा रही हैं, नहीं पता था। एप्पल ने 17 सीरीज का चीपेस्ट स्मार्टफोन 17E लॉन्च कर दिया है। आईपैड एयर भी लॉन्च हुआ। 11 मार्च से शुरू होगी सेल। यूएस, इजराइल और ईरान वॉर के बीच यूएई में फंसे पैसेंजर्स के लिए स्पाइस जेट ने 4 स्पेशल फ्लाइट्स की अनाउंसमेंट की है। ये फ्लाइट्स फुजैरिया से पैसेंजर्स को दिल्ली, मुंबई और कोची लेकर आएगी। इंडिगो सऊदी अरेबिया से इंडिया के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट्स और एयर इंडिया एक्सप्रेस ओमान से इंडिया के बीच 6 स्पेशल फ्लाइट्स चलाएगी। यूएस, इजराइल और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई टॉप टेनिस प्लेयर्स दुबई में फंस गए हैं। ये सभी वहां दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप खेलने के लिए गए थे। रशियन टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव भी वहां पर फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की हियरिंग के दौरान कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से तैयार एविडेंट के बेसिस पर फैसला लेना गलत है। कोर्ट ने कहा कि ये नॉर्मल मिस्टेक नहीं हो सकती। ये केस 2023 का है, जिसे आंध्र प्रदेश की ट्रायल कोर्ट ने एआई से बनी फोटो के बेसिस पर फैसला लिया था। ईरान, इजरायल और यूएस के बीच वॉर को लेकर सभी के मन में कई सवाल हैं और ऐसे ही कुछ सवाल हमारी डीडी न्यूज की टीम के पास भी पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल, यूएस, इजरायल ने ईरान पर अटैक क्यों किया है? इसे लेकर कई सारी थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर रेड लाइन। यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। अमेरिका और इजरायल ने हमेशा कहा है कि वो ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। अमेरिकी ऑफिशियल्स का मानना था कि डिप्लोमेसी अब काम नहीं कर रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए सबसे बड़ा इमिनेंट थ्रेट बन चुका है। Second is regime change. As per reports and Trump's speech, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का पर्पस था सत्ता परिवर्तन। ये अटैक सिर्फ ठिकानों को तबाह करने के लिए नहीं बल्कि आयतुल्ला शासन को जड़ से खत्म करने के लिए था। अमेरिका चाहता है कि ईरान की जनता विद्रोह करे और एक प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आए। आयतुल्ला खमेनेई की मौत और सैन्य कमांड की सरेंडर की खबरें इस थ्योरी को काफी हद तक प्रूव करती हैं। तीसरी थ्योरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ग्लोबल एनर्जी कंट्रोल। ईरान ने बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी थी, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और अमेरिका ने पहले ही हमला करके ईरान की नेवी को पैरालाइज कर दिया ताकि तेल की सप्लाई पर उसका कंट्रोल खत्म हो सके। अगर तेल की कीमतें $150 पहुंच जाती है तो वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी ढह जाती। ये एक प्री इम्प्टिव स्ट्राइक थी। नेक्स्ट इज इजराइल एग्जिस्टेंशियल वॉर। इजराइल के लिए ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क यानी कि हिजबुल्लाह, हमास, हुती एक बड़ा सिरदर्द था। इजराइल ने अमेरिका को राजी किया कि तेहरान पर कंट्रोल जरूरी है, न कि सिर्फ उसकी प्रॉक्सी से लड़ना। नेतन्याहू की स्ट्रैटेजिक विजिट और अमेरिका के साथ मिलकर एपिक फ्यूरी लॉन्च करना इसी का हिस्सा है। और फिफ्थ थ्योरी है एप्स्टीन फाइल्स। 35 लाख पेजेस की फाइल्स ने दुनिया के एलीट लोगों का नकाब उतार दिया था। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू को एप्स्टीन कांड में अरेस्ट किया गया। बिल गेट्स ने ह्यूज मिस्टेक कहकर माफी मांगी। हिलरी क्लिंटन को भी माफी मांगनी पड़ी। ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में सिर्फ इसी की चर्चा थी। थ्योरी है कि एप्स्टीन के मुद्दे को दबाना भी यूएस के ईरान पर इस वक्त अटैक करने की बड़ी वजह बना। दूसरा बड़ा सवाल है यूएई और दूसरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर ईरान ने अटैक क्यों किया और वो ईरान के अटैक का जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो उसकी पहली वजह है यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत जैसी कंट्रीज में यूएस मिलिट्री बेसिस। ईरान का कहना है कि वो इन देशों पर नहीं बल्कि वहां पर मौजूद अमेरिकी सेना पर अटैक कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। दूसरी वजह है कि ईरान चाहता है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जले। वो इन देशों को डरा रहा है कि अगर इन देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी तो इन्हें भी भुगतना होगा। इससे तेल की सप्लाई रुकेगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होंगी, जिससे अमेरिका पर वॉर खत्म करने का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन दुबई और अबू धाबी जैसे शहर पूरी तरह से टूरिज्म और बिजनेस पर टिके हुए हैं। अगर वो ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी इकोनॉमी एक दिन में तबाह हो जाएगी।
वो नहीं चाहते कि उनकी आलीशान बिल्डिंग्स और एयरपोर्ट्स वॉर जोन बने। इन देशों को डर है कि अगर ईरान गवर्नमेंट पूरी तरह गिर गई तो वहां से लाखों रेफ्यूजीज इनके देशों में घुसेंगे और पूरे एरिया को अनस्टेबल कर देंगे। मिडिल ईस्ट कंट्रीज को यह भी डर है कि अगर ईरान पूरी तरह खत्म हो गया तो मिडिल ईस्ट में इजराइल इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा, और इसीलिए वो बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि ये कंट्रीज अभी सिर्फ अपना बचाव कर रही हैं। तीसरा और सबसे अहम सवाल, इस पूरी सिचुएशन का इंडिया पर क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज लंबे वक्त तक बंद रहता है तो ऑयल प्राइसेस 120 से $150 पर बैरल तक जा सकते हैं। इससे इंडिया में पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक भी महंगे होने से खाने पीने की हर चीज महंगी हो जाएगी। मिडिल क्लास की जेब पर यह भारी बोझ पड़ेगा। इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट पे करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं ताकि मिडिल एशिया और रशिया तक बिजनेस रूट INSTC बन सके। अगर ईरान में इंस्टेबिलिटी या रजीम चेंज होने से ये प्रोजेक्ट ठप हो गया तो इंडिया का अफगानिस्तान और मिडिल एशिया तक पहुंचने का सपना सालों पीछे चला जाएगा। इसके अलावा G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का अनाउंसमेंट हुआ था। वो सऊदी अरब और UAE से होकर गुजरता है। नाउ बिकॉज ऑफ वॉर ये पूरा रूट वॉर जोन बन गया है। जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं होती तब तक कोई भी इन्वेस्टर या फिर देश इस कॉरिडोर में पैसा लगाने का रिस्क नहीं लेगा। मिडिल ईस्ट में अराउंड 90 लाख इंडियंस रहते हैं और काम करते हैं। अगर वॉर फैलती है तो इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन मिशन चलाना होगा। साथ ही ये इंडियंस जो पैसा इंडिया भेजते हैं वो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा सोर्स है, वो भी रुक सकता है। इंडिया के इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस रहे हैं। अमेरिका इंडिया को प्रेशराइज करेगा कि वो ईरान के अगेंस्ट खड़ा हो। इंडिया के लिए अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज 3 मार्च को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज माने जाने वाले जमशेदजी टाटा का बर्थडे है। वो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे और जमशेदपुर शहर को उन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। इसके अलावा जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर टाटा पावर और ताज महल होटल की नींव भी रखी थी। आज का बुक रिकमेंडेशन है लेसन्स इन केमिस्ट्री, जिसे बॉनी गामस ने लिखा है। ये स्टोरी एलिजाबेथ जॉन्ट नाम की एक टैलेंटेड और बेबाक केमिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। 1960s में अमेरिका में जहां साइंस की दुनिया पर मेल्स का दबदबा है, एक ब्रिलियंट महिला अपने टैलेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर देती है। सेक्सिज्म, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स और पर्सनल हार्टब्रेक के बीच एलिजाबेथ अपने तरीके से दुनिया को जवाब देती है। जब हालात उसे लैब से हटाकर एक कुकिंग शो होस्ट बना देते हैं तो वो किचन को भी साइंस की क्लासरूम बना देती है, जहां पर खाना बनाना सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि एम्पावरमेंट बन जाता है। मदरहुड, लव, लॉस एंड आइडेंटिटी की एक कहानी एक ऐसी महिला को सामने लाती है जो सोसाइटी के तय किए गए रूल्स को चैलेंज करती है। ये किताब आपको हंसाती भी है, सोचने पर मजबूर भी करती है और बताती है कि इंटेलिजेंस और इंटेग्रिटी किसी भी दौर में दबाई नहीं जा सकती। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट, शार्प ह्यूमर और इंस्पायरिंग स्टोरी टेलिंग पढ़ना चाहते हैं तो लेसन्स इन केमिस्ट्री जरूर पढ़ें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इसकी स्क्रिप्टिंग और इसे प्रोड्यूस किया हमारे साथी उत्कर्षा और सृष्टि ने, इसे एडिट किया हिमांशु ने और कैमरे के पीछे हैं गौतम और राजेश।